नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम राइसी से टेलीफोन पर बात की, इजराइल हमास के बीच हो रही जंग की, चीनी राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की मुलाकात की, रूस यूक्रेन के ताज़ा हालातों की और ब्राजील के फ्लोरियानोपोलिस शहर में अनूठी पहल की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष 31वें दिन भी जारी। इजरायली सेना ने गाजा की घेराबंदी कर 2 हिस्सों में विभाजित करने का किया दावा। वीडियो जारी कर गाजा में अस्पतालों के नीचे और आसपास हमास की सुरंगों और कमांड सेंटरों का किया पर्दाफाश। इजराइल हमास संघर्ष के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत का दौर जारी। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू से की मुलाकात। हमास के खिलाफ जारी संघर्ष में दिया समर्थन। नेतन्याहू ने कहा, नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है हमास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से फोन पर की बात। इजराइल हमास संघर्ष की स्थिति पर हुई चर्चा। निरंतर मानवीय सहायता समेत शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने पर दिया जोर। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। भारत ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए समर्थन बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भूटान ने किया स्वागत। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने आर्थिक विकास समेत विभिन्न स्तरों पर भागीदारी बढ़ाने पर दिया बल। 2016 के बाद से चीन का दौरा करने वाले एंथनी अल्बनीज पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। इजराइल हमास युद्ध को आज 1 महीना पूरा हो गया है और इसके थमने के आसार अभी तक नहीं लग रहे हैं। इजरायली सेना ने हमास के खात्मे के लिए गाजा पट्टी पर अपनी बमबारी तेज कर दी है। इस बीच इजरायली सेना ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि उसने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में काट दिया है। तारीख थी 7 अक्टूबर 2023 और दिन था शनिवार। इस एक दिन में जो घटित हुआ उसके परिणाम आज लाखों लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं इजराइल पर आतंकी गुट हमास के हमले की। इस हमले में इजराइल के बेगुनाह 1400 से अधिक लोगों की जान जाने के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा में जवाबी कार्रवाई शुरू की और 1 महीना बीत जाने के बाद ये कार्रवाई थमने की बजाय और तेजी पकड़ती जा रही है। हमास की इस बर्बरता के नतीजे पिछले 1 महीने से गाजा वासियों को भुगतने पड़ रहे हैं, जिसमें करीब 10,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उधर इजरायली सेना ने हमास के खात्मे के लिए गाजा पट्टी पर हवाई और ज़मीनी हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि सेना ने गाजा सिटी की संपूर्ण घेराबंदी करके 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया है। इजराइल ने एक हिस्से को उत्तरी गाजा और दूसरे हिस्से को दक्षिणी गाजा बताया है। हमास के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान मुख्यतः उत्तरी गाजा में जारी है। इजरायली सेना आम लोगों से दक्षिण में चले जाने को कह रही है। इसके लिए उसने उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने के लिए एक मानवीय निकासी गलियारा खोलने की भी बात कही है। मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि उत्तरी गाजा पट्टी के सभी नागरिक दक्षिण में चले जाएं। उत्तरी गाजा पट्टी और गाजा शहर एक युद्ध क्षेत्र हैं और एक बहुत ही खतरनाक क्षेत्र हैं। आतंकवादी संगठन हमास आपको मानव ढाल के रूप में उपयोग कर रहा है। गाजा के दक्षिण में चले जाएं। हम दक्षिण गाजा क्षेत्र के लिए मानवीय सहायता की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। उधर इजराइल ने एक वीडियो जारी करते हुए बड़ा खुलासा किया है कि उसकी सेना ने उत्तरी गाजा में अस्पतालों के नीचे और आसपास हमास की सुरंगों, कमांड सेंटरों और रॉकेट लॉन्चरों के एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। सेना ने कहा है कि आतंकी गुट हमास अपनी युद्ध मशीन के हिस्से के रूप में अस्पतालों का इस्तेमाल कर रहा है।
only 75 meters. हमास अपनी युद्ध मशीन के हिस्से के रूप में व्यवस्थित रूप से अस्पतालों का शोषण कर रहा है। आईडीएफ ने एक अस्पताल के पास से हमास के लॉन्च पैड की पहचान की है, जहां से वो रॉकेट लॉन्च करते हैं। वे एक अस्पताल से 75 मीटर की दूरी पर इजराइल पर रॉकेट लॉन्च करते हैं। On Israel, 75 meters from an hospital. इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि बीती रात उसकी ग्राउंड टीम ने गाजा में हमास के आउटपोस्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। इस आउटपोस्ट में निगरानी चौकियां, ट्रेनिंग और आतंकवादियों के लिए सुरंगें शामिल हैं। आईडीएफ ने कार्रवाई में हमास के कई आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया है। वहीं पिछले 24 घंटों में इजरायल के लड़ाकू विमानों ने हमास के लगभग 450 ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा है कि बंधकों की रिहाई से पहले संघर्ष विराम नहीं होगा। एक काम है जो हम नहीं करेंगे और वो है हमारे बंधकों की रिहाई से पहले संघर्ष विराम। इस संभावना को पूरी तरह खारिज समझिए। हम अपने दोस्तों और दुश्मनों सबको कह चुके हैं कि जीत हासिल करने तक हम नहीं रुकने वाले। हमारे पास जीत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उधर दूसरी तरफ इजराइल पर हमास के रॉकेट हमले भी लगातार जारी हैं। इजराइल का आयरन डोम मिसाइल रक्षा तंत्र इन्हें हवा में ही नष्ट कर रहा है। तेल अवीव की तरफ दागे गए ऐसे रॉकेट हवा में मार गिराए गए। मिसाइल सुरक्षा तंत्र द्वारा मिसाइल मार गिराने की आवाज़ों और मिसाइल हमले के अलर्ट का सायरन तेल अवीव में रात भर सुना जा सकता है। इसके अलावा इजराइल लेबनान से लगी अपनी सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ भी मोर्चा ले रहा है। पिछले कई दिनों से इजराइल हिजबुल्लाह टकराव में इजाफा देखा जा रहा है। इजराइल का आरोप है कि लेबनान का ईरान समर्थक सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह ईरान की शह पर उसकी सीमा में हमले कर रहा है। इस बीच अमेरिका क्षेत्र में अपने सैनिकों और ठिकानों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हाल के दिनों में इन ठिकानों पर बढ़ते हमलों को लेकर अमेरिका ने ईरान और उसके समर्थक समूहों को फिर चिताया है। अघोषित दौरे पर इराक पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि जो भी गाजा संघर्ष के बहाने क्षेत्र में मौजूद हमारे सैनिकों के लिए खतरा पैदा करने का मौका देख रहा है, उनको स्पष्ट संदेश देना जरूरी है। We need to be thinking about the day after. ईरान से संबंधित मिलिशिया से आने वाली धमकियां पूरी तरह से अस्वीकार्य है और हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कोई भी आवश्यक कदम उठाएंगे। हम ईरान के साथ संघर्ष नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपने कर्मियों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। And that's what we focused on. वहीं इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद अल सुदानी ने संघर्ष के बीच तेहरान का दौरा किया। इराकी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने कहा कि अमेरिका इस संघर्ष को रोकने की बजाय लगातार बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका लगातार इजराइल को प्रोत्साहित कर रहा है। गाजा वासियों की मदद का अमेरिका झूठा ढोंग कर रहा है। युद्ध विराम पर अमेरिका की खामोशी उसके झूठ को बेनकाब करती है। बहरहाल इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष रुकता नहीं दिख रहा, बल्कि हर दिन के साथ इसका दायरा और बढ़ता जा रहा है। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमास और इजराइल के बीच हो रही जंग के 31वें दिन गाजा पट्टी में हमले तेज हो गए हैं। इजरायली सेना ने जबरदस्त बमबारी की है। इस हवाई हमले में गाजा स्थित अल शाती शरणार्थी शिविर को टारगेट किया गया। भले ही संघर्ष थमने का नाम ना ले रहा हो, लेकिन दुनिया भर में वार्ताओं का दौर जारी है। साथ ही गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों को निकालने और मानवीय मदद पहुंचाने के लिए कई स्तरों पर कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। इजराइल हमास के बीच संघर्ष 31वें दिन पहुंच गया है। भले ही संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा हो, लेकिन दुनिया भर में कूटनीतिक स्तर पर वार्ताओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री निकोलाई डेनकोव यरूशलेम पहुंचे, जहां उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वागत किया। दोनों नेताओं ने बैठक के दौरान हमास के हमले के जवाब में इजरायली कार्रवाई पर बात की। इस मौके पर बुल्गारिया के प्रधानमंत्री ने गाजा में जारी इजरायली कार्रवाई का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि इजरायल को अपनी रक्षा का पूर्ण अधिकार है।
मैं इजराइल और उसके नागरिकों के प्रति अपना मजबूत समर्थन व्यक्त करने के लिए यहाँ हूँ। आतंकवादी हमलों से स्तब्ध था, जिसमें इतने सारे निर्दोष लोग मारे गए। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि सभी बंधकों को बचाया जाए। हमास और उसके सभी सैन्य और प्रशासनिक ढांचे को खत्म कर दिया जाना चाहिए। संघर्ष में समर्थन देने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि हमास नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि इजराइल अपनी आत्मरक्षा के तहत कार्रवाई कर रहा है। हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो सबसे क्रूर है, जिसे हमने नरसंहार के बाद से देखा है, जो दोहरा युद्ध अपराध करता है, न केवल जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाना, बल्कि जानबूझकर अपने नागरिकों को मानव ढाल के रूप में उपयोग करना। हम न केवल अपनी आत्मरक्षा के अधिकार के लिए, बल्कि अपने सामान्य मूल्य और अपने भविष्य की रक्षा के लिए भी लड़ेंगे। इजराइल हमास संघर्ष पर अपनी पश्चिमी एशिया कूटनीति के तहत अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अंतिम पड़ाव के तौर पर तुर्की के अंकारा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने समकक्ष के साथ वार्ता की। बैठक के बाद एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमने गाजा में मानवीय प्रयासों का विस्तार करने और क्षेत्र में संघर्ष को फैलने से रोकने के प्रयासों पर चर्चा की। निश्चित रूप से हमने गाजा संकट पर चर्चा की, जिसमें क्षेत्र के अन्य हिस्सों में संघर्ष को फैलने से रोकने के प्रयासों में जरूरतमंद लोगों को मानवीय सहायता का विस्तार करने के प्रयास और स्थायी शांति को लेकर बात की। मानवीय शांति पर हाल के दिनों में कुछ अच्छी प्रगति हुई है। उधर फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण इजराइल से कर राजस्व के आंशिक हस्तांतरण को स्वीकार नहीं करेगा, जो गाजा में प्रशासन के खर्चों के लिए निर्धारित राशि को रोकता है। ये धनराशि हमारे देश के लिए है और हम इसे तब तक पूरी मात्रा में मांगते रहेंगे जब तक हमें यह नहीं मिल जाती। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें वह परिणाम मिलेगा जो हम चाहते हैं। इस बीच ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इजराइल के किबुत्ज कफर अजा का दौरा किया, जहां 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने हमला किया था। इजरायली सैनिकों और अधिकारियों के साथ जॉनसन और मॉरिसन ने हमास के हमले का शिकार बने जले घरों का दौरा किया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि होलोकॉस्ट की यादें धुंधली होने लगी हैं, लेकिन यहूदी विरोध भावना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहूदी लोगों पर इस तरह का एक भी हमला नहीं हुआ है। उस दौरान 60 लोग मारे गए थे। उसकी यादें धुंधली होने लगी थी। अब हम कुछ मोर्चों और प्रदर्शनों के जरिए देख रहे हैं कि उसमें यहूदी भावना विरोधी के अधिक से अधिक सबूत दिख रहे हैं। चारों तरफ हमने जो देखा वह यहूदी लोगों के खिलाफ घृणा को दिखाता है। इसके छोटे से रूप को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह एक छोटे बीज के रूप में शुरू हुआ और इसने भयानक रूप ले लिया है। गौरतलब है कि इजराइल और हमास के संघर्ष के 1 महीने के बाद संघर्ष का दौर थमने के बजाय और भयानक रूप लेते जा रहा है। वहीं गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों को निकालने और मानवीय मदद पहुंचाने के लिए कई स्तरों पर कूटनीतिक प्रयास जारी है। ये प्रयास कितने कारगर साबित होंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। और वहीं गाजा के रफा क्रॉसिंग के रास्ते विदेशी नागरिकों और घायल फिलिस्तीनियों की निकासी का काम 2 दिनों से बंद है। कई विदेशी नागरिक फिर से रफा क्रॉसिंग के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच जॉर्डन ने गाजा में मेडिकल सुविधाओं को हवाई मार्ग से गिराने का दावा किया है। रफा क्रॉसिंग के जरिए मानवीय मदद का पहुंचना लगातार जारी है, लेकिन ये गाजा वासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी कम है। गाजा में लगातार मानवीय सहायता पहुंचते रहे, इसके लिए प्रयास लगातार जारी है। गाजा के लोग केवल रोटी और पानी पर गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। 3 सप्ताह पहले शुरू हुए मानवीय मदद पहुंचाने के प्रयास को तेज करने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में कई देशों से मानवीय मदद मिस्र पहुंच रही है। फ्रांस का सैन्य विमान 18 टन मानवीय मदद लेकर मिस्र के अल अरिश शहर पहुंचा। इस मानवीय मदद में दवा, खाद्य सामग्री और जनरेटर शामिल हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा, जब हमने 3 सप्ताह पहले मानवीय सहायता शुरू करने के बारे में बातचीत की थी, तो यह वास्तव में इसे आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया थी, लेकिन ऐसे करने की हमारी प्रतिबद्धता थी। उस प्रक्रिया को लागू करने में कुछ दिन लग गए। तब से हमारे पास ट्रकों का आना जाना लगा हुआ है और हमारे पास प्रतिदिन लगभग 100 ट्रक आते जाते हैं। यह अच्छा है, लेकिन यह पूरी तरह से अपर्याप्त है।
गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां मानवीय मदद की खेप के काफ़ी कम होने पर लगातार चिंता जता रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम की प्रमुख सिंडी मैककेन ने एक लिखित बयान जारी कर कहा कि वर्तमान में गाजा में प्रवेश करने वाली सहायता वहां के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लोग काफ़ी भयावह स्थिति में रह रहे हैं। खाना और पानी खत्म हो रहा है। लगातार मानवीय सहायता पहुंचाने की सख्त ज़रूरत है। मदद पहुंचाने वाले इसे सुरक्षित तरीके से पहुंचाएं। एक तरफ मानवीय मदद पहुंचाने के प्रयास लगातार जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गाजा से विदेशी नागरिकों को निकालने के प्रयासों को झटका लगा है। पिछले 2 दिनों से कई विदेशी नागरिक रफाह क्रॉसिंग पर बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि शुक्रवार को गाजा में इजरायल के एम्बुलेंस पर हमले के बाद घायल फिलिस्तीनियों और विदेशी नागरिकों के बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई। यह काफी दुखद फैसला है क्योंकि स्थिति खतरनाक है। हमें उम्मीद है कि हम किसी समझौते का हिस्सा नहीं हैं और हम बाहर निकल सकेंगे क्योंकि हमारे जरूरी काम हैं। रफाह क्रॉसिंग के जरिए 1 नवंबर से विदेशी और दोहरी नागरिकता वाले नागरिकों को गाजा से सुरक्षित निकालने का काम शुरू हुआ था। इसके जरिए 1000 से ज़्यादा विदेशी नागरिकों को निकाला भी गया। मिस्र ने रफाह क्रॉसिंग के जरिए 7000 से ज़्यादा नागरिकों को बाहर निकालने में मदद करने की बात कही थी, लेकिन शनिवार को हमास ने विदेशी नागरिकों की निकासी पर रोक लगा दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम राइसी से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की ताज़ा स्थिति और इजराइल हमास संघर्ष पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवादी घटनाओं, हिंसा और नागरिक जीवन की हानि पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की दीर्घकालिक और सुसंगत स्थिति को दोहराया। दोनों नेताओं ने तनाव को रोकने, निरंतर मानवीय सहायता सुनिश्चित करने और शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों ही नेताओं ने बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की भी समीक्षा की और सकारात्मक मूल्यांकन किया। उन्होंने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह पर ध्यान केंद्रित करने और प्राथमिकता देने का स्वागत किया। दोनों ही देश क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता में साझा हित को देखते हुए संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। 8 दिवसीय भारत दौरे पर आए भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण आयाम और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। भूटान नरेश ने भारत द्वारा आयोजित हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के ऐतिहासिक आयोजन के लिए भारत की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने G20 विचार विमर्श और ग्लोबल साउथ के देशों के हितों और प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से रखने के लिए भारत के प्रयासों की भी सराहना की। दोनों देशों के बीच व्यापक रूप से कनेक्टिविटी के नए क्षेत्रों, सीमा पार व्यापार, बुनियादी ढांचे, व्यापार और पारस्परिक निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य समेत अन्य कई मुद्दों पर विस्तारित साझेदारी का आकलन किया गया। और उधर चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी मतभेदों के बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज चीन की यात्रा पर पहुंचे। दुनिया के बदलते कूटनीतिक समीकरणों के बीच आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज बीजिंग में एक मंच पर साथ आए और तमाम रणनीतिक पहलुओं पर चर्चा की। दुनिया के बदलते कूटनीतिक समीकरणों के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज बीजिंग में एक मंच पर साथ आए। खास बात यह है कि पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर जारी मनमुटाव के बीच यह अहम बैठक हुई। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को चीन की अर्थव्यवस्था के निरंतर स्थिर विकास और दुनिया के साथ उसके चल रहे जुड़ाव में रुचि है। व्यापार दोनों देशों के हित में है। चीनी उपभोक्ताओं के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया निर्यातकों के लिए भी लाभकारी है। हम दोनों को अपने बीच के मतभेदों को पहचानना चाहिए, साथ ही हमारे बीच जो लाभ है उनको भी पहचानना चाहिए। 2016 के बाद से चीन का दौरा करने वाले एंथनी अल्बनीज पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं। यही वजह है कि इस दौरे से दोनों देशों को कूटनीतिक स्तर पर बहुत सी उम्मीदें हैं। वहीं चीन के राष्ट्रपति ने बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थिर संबंध एक दूसरे के हितों की पूर्ति करते हैं।
दोनों को अपने बीच के सहयोग का विस्तार करना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिले कि बीजिंग हालिया तनाव से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच कोविड-19 महामारी, ऑस्ट्रेलिया से आयात होने वाले वस्तुओं पर चीन की रोक, हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने से प्रतिबंधित करना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता समेत कई मुद्दों पर गतिरोध है। लेकिन एंथनी अल्बानीज के दौरे से रिश्तों के फिर से पटरी पर आने की उम्मीद दिखती नजर आ रही है। और अब बात यूरोप की। रूस और यूक्रेन युद्ध में आए दिन दोनों ओर से हमलों का दौर जारी है। इसी कड़ी में रूस ने यूक्रेन के ओडेसा को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया और हमले में 8 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। साथ ही रूसी सेना ने परमाणु हमले करने में सक्षम एक नई परमाणु पनडुब्बी से अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ऐसे में यूक्रेन में युद्ध को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच तनाव और बढ़ता जा रहा है। क्या है ताज़ा हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल हमास संघर्ष की आग अभी ठंडा होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं दुनिया के दूसरे कोने में 2 देश ऐसे हैं जो 600 दिनों से ज्यादा समय से मैदान में आमने सामने हैं। ये संघर्ष है रूस और यूक्रेन का। दोनों ओर से हमलों का दौर जारी है। इस कड़ी में रूस ने यूक्रेन के ओडेसा को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। हमले में 8 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं गोलाबारी के दौरान ओडेसा के राष्ट्रीय कला संग्रहालय को भारी नुकसान पहुंचा है। खास बात यह है कि इस संग्रहालय ने दोनों देशों की 10,000 से ज्यादा ऐतिहासिक धरोहर को संजो कर रखा है। हमारे शहर का राष्ट्रीय कला संग्रहालय हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ बर्बर लोगों ने कैसा व्यवहार किया है। चर्च संग्रहालय यूनेस्को क्षेत्र के अंतर्गत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके हमले को रोक सके। उधर संघर्ष के बीच रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी एम्परेटर अलेक्जेंडर 3 से बुल्वा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। गौरतलब है कि हाल में ही रूस ने परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि से अपने हाथ खींच लिए हैं। ऐसे में इस नए परीक्षण से दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें गहरा गई हैं। दूसरी ओर यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने दक्षिण और पूर्व के अग्रिम मोर्चों पर रूसी हमलों को नाकाम कर दिया है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने कई दिशाओं से यूक्रेन पर हमले किए हैं, जिनमें से अधिकांश को विफल कर दिया गया है। इस बीच यूक्रेन ने कहा है कि पिछले सप्ताह रूसी हवाई हमले में जापोरिजिया क्षेत्र में 19 सैनिक मारे गए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शोक जताते हुए कहा कि रूस को इसकी कीमत चुकानी होगी। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए देखते हैं दुनिया के दिल में क्या है। ब्राजील के फ्लोरियानोपोलिस शहर में एक अनूठी पहल के तहत डॉग बस चलाई जा रही है। जी हां, ठीक सुना आपने, डॉग बस। दरअसल कई जगहों पर जानवरों की यात्रा प्रतिबंधों की समस्या को देखते हुए बस के मालिक एंड्रे ब्रेसन ने यह सराहनीय पहल की है, जिसकी प्रशंसा हर तरफ हो रही है। साथ ही बस में यात्रा कर रहे सभी डॉग भी बस के सफर में बड़े ही रोमांचित होते हैं। यूँ तो बस में रोजाना यात्रा करना सबके लिए आम बात है, लेकिन अगर बात की जाए एक ऐसी खास बस की जिसमें सिर्फ और सिर्फ डॉग्स यात्रा करते हैं तो आप अचंभे में पड़ जाएंगे। लेकिन यह बिल्कुल सच है। हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील के फ्लोरियानोपोलिस शहर की, जहां एक अनूठी पहल के तहत डॉग बस चलाई जा रही है। खास बात यह है कि बस में यात्रा कर रहे सभी डॉग्स सफ़र में बड़े ही रोमांचित होते हैं।
कई जगहों पर जानवरों के यात्रा प्रतिबंधों की समस्या को एक अवसर मानते हुए बस के मालिक एंड्रे ब्रेसन ने एक सराहनीय पहल की है। ब्रेसन ने कहा कि वो बहुत समय से डॉग बस के सपने को साकार करना चाहते थे और इसमें आखिरकार वो सफल रहे। हम साल 2010 से डॉग बस का निर्माण करना चाहते थे और आखिरकार हमारा यह सपना पूरा हो चुका है और इसका कारण हमारा डॉग्स के प्रति प्रेम ही है। इस बस का उद्देश्य डॉग्स की देखभाल करना है और उन्हें होटल समेत अन्य जगहों तक पहुंचाना है। अक्सर कामकाजी लोग अपने जानवरों को घर पर छोड़कर ऑफिस निकल जाते हैं। ऐसे में उन्हें हर समय अपने जानवरों की चिंता सताती रहती है, लेकिन अब इस स्पेशल बस के जरिए कई लोग अपने डॉग को डे केयर भेज रहे हैं। खास बात यह है कि मालिकों को इन डॉग्स को ले जाने और ले आने से राहत मिल गई है, क्योंकि यह बस डॉग्स को घर से ले जाती है और बाद में डे केयर से घर वापस छोड़ जाती है। यह काफ़ी अच्छी पहल है, क्योंकि आमतौर पर जब एंड्रे ब्रेसन आते हैं तब हम घर पर नहीं होते हैं। वो आते हैं और हमारे डॉग्स को ले जाते हैं, फिर उन्हें वे वापस छोड़ भी जाते हैं। हमने देखा है कि हमारे डॉग्स काफ़ी खुश और आरामदायक महसूस करते हैं। इस बस की खास बात यह भी है कि इनमें डॉग्स को पारंपरिक सीट बेल्ट के बजाय पट्टे से सीटों पर सुरक्षित बांध दिया जाता है, जो उनके लिए आरामदायक होने के साथ ही सुरक्षित होती हैं। बहरहाल एंड्रे ब्रेसन की अनूठी पहल सराहनीय है, जो कि जानवरों की सहूलियतों को बढ़ावा देती है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।